अभी ये पूरा सीज फायर लेबनान पर आकर फंस गया है। ईरान कह रहा है कि उसने जिन शर्तों के आधार पर युद्ध विराम को सहमति दी उनमें लेबनान को भी शामिल किया गया था। पाकिस्तान कह रहा है कि सीज फायर की शर्तों में लेबनान का जिक्र हुआ था, जबकि अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि ईरान को कोई गलत फहमी हुई है और इस सीज फायर का लेबनान से कोई संबंध नहीं है। यानी कहानी बड़ी उलझी है और इस कहानी को उलझाने वाला कोई और नहीं बल्कि आपकी स्क्रीन पर वही शख्स है, पाकिस्तान और शहबाज शरीफ, जो कल तक इस सीजफायर को मेडल बनाकर अपने गले में लटकाकर घूम रहा था, लेकिन आज ऐसा लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल कर लिया है और उसे असल में बलि का बकरा बना दिया है। कैसे? अब आप उसकी पूरी कहानी समझिए। शहबाज शरीफ घूम घूम कर बता रहा है, हर किसी को बता रहा है, और यहां तक कि अमेरिका में पाकिस्तानी एम्बेसडर कह रहे हैं कि लेबनान शामिल था, क्योंकि ईरान का गुस्सा कैसे मोल ले लें, और अमेरिका ने इनकार कर दिया। इस सीज फायर के लिए ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं हुई। दोनों देशों ने उन्हीं बातों पर सहमति बनाई जो पाकिस्तान उन्हें बता रहा था। जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भी सीज फायर का ऐलान किया तब उन्होंने खुद ये लिखा कि वो ये फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से हुई बातचीत के आधार पर ले रहे हैं। अब अगर ये फैसला बातचीत के आधार पर हुआ तो सवाल यही उठता है कि लेबनान की शर्त पर झूठ किसने बोला? झूठ पाकिस्तान ने बोला या झूठ अमेरिका ने बोला? जब आप ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आधिकारिक बयान को पढ़ेंगे तो उससे ऐसा ही लगता है कि उसने लेबनान को भी सीज फायर की शर्तों का हिस्सा माना था। इस बयान में लिखा है कि शहबाज शरीफ ने सीज फायर की अपील के लिए जो ट्वीट किया उसे ईरान ने स्वीकार किया है, और ये वही ट्वीट है जिसमें शहबाज शरीफ ने शब्दशः ये लिखा था कि वो इस युद्ध में शामिल सभी पक्षों से ये अपील करते हैं कि वो हर जगह, लेबनान का अलग से जिक्र नहीं है, हर जगह अगले 2 हफ्तों के लिए इस युद्ध विराम का पालन करें। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर इस बयान को रिपोस्ट किया, जिससे ऐसा लगता है कि अमेरिका को यह बात पता थी कि सीज फायर को ईरान इसलिए सहमति दे रहा है क्योंकि यह सीज फायर सभी जगह लागू होगा। यहां एक और मजे की बात है कि शहबाज शरीफ के जिस ट्वीट के आधार पर ईरान ने सीज फायर को अपनी सहमति दी वो वही ट्वीट है जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि इसे व्हाइट हाउस ने खुद लिखकर पाकिस्तान को भेजा था। इसमें ऊपर लिखा था, जैसा हमने आपको कल भी दिखाया था, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। अब सवाल उठता है कि जब व्हाइट हाउस ने खुद इस मैसेज को लिखा, भाई कल से यही चल रहा है ना कि ऐसा पोस्ट ऊपर में तभी छूट सकता है, लाइन छूट सकती है जब अमेरिका ने लिखा, और अगर अमेरिका ने लिखा तो ये क्यों कह रहा है कि लेबनान इस डील का हिस्सा नहीं है? तो देखिए यहीं पर खेल हुआ है। इसे तो ऐसा ही लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया, सभी जगह लिख दिया लेकिन लेबनान नहीं लिखा, और फिर जब इजराइल ने लेबनान की शर्त को नहीं माना तो अमेरिका ने पाकिस्तान को ही बलि का बकरा बना दिया। यहां आप ये पूछेंगे कि भला अमेरिका को ऐसा करने की जरूरत क्या थी, तो इसका जवाब यह है कि इजराइल लेबनान में सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए तैयार ही नहीं था, और युद्ध विराम अगर करना था तो सभी जगह लिखकर एक भ्रम की स्थिति पैदा करनी थी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस सीज फायर को अमेरिका चाहता था, ना कि इजराइल। जब राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर पर डील करने का फैसला किया तब इजराइल इस बात के लिए तो तैयार हुआ कि वो ईरान पर हमले रोक देगा, लेकिन लेबनान पर उसने अपनी सहमति नहीं दी तो नहीं दी। बड़ी बात यह है कि भारतीय समय अनुसार सुबह 4:02 पर सीज फायर का ऐलान होता है। सुबह 5:20 पर शहबाज शरीफ ट्वीट में यह लिखता है कि लेबनान में भी युद्ध विराम लागू होगा। इजराइल ने इसका खंडन करने में 3 घंटे 16 मिनट का वक्त लिया। इजराइल की तरफ से पहली बार सुबह 8:36 पर यह कहा गया कि वो लेबनान को इस डील का हिस्सा नहीं मानता। सवाल यही उठता है कि इतना वक्त इजराइल ने क्यों लिया, जबकि ऐसे मामलों में वो तुरंत प्रतिक्रिया देता है। बहुत कम ऐसा होता है जब इतने बड़े दावे का खंडन करने के लिए 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लिया जाए, लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ, और जब इजराइल ने अपना स्टैंड साफ कर दिया तो ये सीज फायर खतरे में आ गया। सीज फायर खतरे में आया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को बलि का बकरा बना दिया। ये कहा कि कोई गलत फहमी हुई होगी, वरना अमेरिका ने तो लेबनान में कभी युद्ध विराम पर अपनी सहमति दी ही नहीं थी। ये लीजिए और पहनिए मेडल शहबाज शरीफ। इससे जो शहबाज शरीफ कल तक सीज फायर का श्रेय लेकर हीरो बन रहे थे, उन्हें अमेरिका ने जोकर बना दिया है। दुनिया ये कहने लगी कि अगर मध्यस्थता का श्रेय पाकिस्तान ने लिया तो क्या लेबनान में मारे गए 53 लोगों का 253 लोगों के लिए भी उसे ही जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए? क्या उनका खून शहबाज शरीफ के कपड़ों पर नहीं है?
हम तो कहेंगे कि बिल्कुल पाकिस्तान ही इन मौतों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ईरान ने तो हमले इस सीज फायर के बाद से अपनी तरफ से रोके, अमेरिका ने रोके, सीज फायर को मारने के लिए ये लोग तैयार हुए, लेकिन इजराइल नहीं माना। इजराइल हमले करता रहा और लेबनान को लेकर जानबूझकर भ्रम की स्थिति छोड़ी। शहबाज शरीफ ने सभी जगह तो लिखा, लेकिन लेबनान नहीं लिखा। अगर पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा था और उसे लेबनान की शर्त भी अमेरिका को बताई थी, तो इसके बाद लेबनान में हमले होने ही नहीं चाहिए थे। अगर हुए भी तो उसके बाद पाकिस्तान को अमेरिका से सवाल पूछना चाहिए था कि वो इस शर्त का पालन क्यों नहीं करा पाया। लेकिन पाकिस्तान ये कैसे करेगा? वो तो अमेरिका की चापलूसी करता है, उसके आगे दुम हिलाकर घूमता है। ये पाकिस्तान कैसे अमेरिका से कहे कि उसने लेबनान की शर्त भी उसे बताई थी और अब अमेरिका ही झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान की हकीकत जानना ही है तो बस इस वीडियो को देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे शहबाज शरीफ इस सीज फायर के लिए अपने नेताओं से तालियां बजवा रहे हैं। लेकिन ये नहीं बता रहे कि सीज फायर में इतना कंफ्यूजन है, लेबनान को लेकर ऐसी मैंने चूक की है, ऐसा भ्रम फैलाया है कि इसके कारण लेबनान में 253 लोगों की जान चली गई और ये यहां ताली पिटवा रहे हैं। इन पर अब हंसना भी मुश्किल है। जब शहबाज शरीफ इतनी नौटंकी कर रहे हैं, तब द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट उनका पूरा कच्चा चिट्ठा बता रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जब शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर अमेरिका और ईरान से 2 हफ्तों के युद्ध विराम की अपील की थी, तब उनके इस पोस्ट के बारे में व्हाइट हाउस को पहले से पता था। ना सिर्फ पता था, बल्कि व्हाइट हाउस ने शहबाज शरीफ के इस पोस्ट को पहले पढ़ा था, उसमें कुछ बदलाव किए थे और उसके बाद जाकर उसे मंजूरी दी थी। इस पोस्ट में शहबाज शरीफ ने स्टेडीली, मैं अपने साथ कुछ लेकर आई हूं, मुझे पता है कि ये वाली जो रील बनेगी उसको आप खूब शेयर करेंगे, क्योंकि हमने आपके लिए इतनी रोचक बात निकाली है, इतनी रोचक बात निकाली है कि शहबाज शरीफ की औकात आपको पता चल जाएगी। स्टेडीली, स्ट्रांगली, पावरफुली और प्रोग्रेसिंग जैसे इन शब्दों का इस्तेमाल किया, जो राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर अपने ट्रूथ सोशल के पोस्ट में लिखते हैं। ये देखिए, यानी हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो टीम उनके ट्रूथ सोशल अकाउंट को संभालती है, उसी ने शहबाज शरीफ के लिए ये पोस्ट लिखा। और पाकिस्तान इस सीज फायर में सिर्फ अमेरिका की कठपुतली था, लेकिन आज वो ये दिखा रहा है कि उसी ने ये सीज फायर कराया, उसी की वजह से शांति आ सकती है। और दुख की बात यह है कि हमारे देश में भी बहुत सारे लोग हैं जो आतंक परस्त पाकिस्तान के फैन बने बैठे हैं। पाकिस्तान ने तो शांति करा दी, पाकिस्तान ने युद्ध विराम करा दिया, पाकिस्तान की शान में लच्छेदार बातें लिख रहे हैं वो सोशल मीडिया पर, क्योंकि भारत को नीचे दिखाना है। ये कह रहे हैं कि इस बार तो पाकिस्तान ने कमाल ही कर दिया है। लेकिन हम आज इन लोगों से और अमेरिका से एक सवाल पूछना चाहते हैं। हम पूछना चाहेंगे कि आखिर पाकिस्तान को मध्यस्थता के लिए क्यों चुना गया। तो सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं, ये देखिए, ये वही शब्द है, स्टेडीली, स्ट्रांगली, पावरफुली, सब्सटैंटिव, नियर फ्यूचर, जो शब्द डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने पोस्ट्स में लिखते हैं। और इसका एक उदाहरण भी हमने दोनों ही पोस्ट को आपके सामने लिखा है। ये आप देख रहे हैं शब्द, जूम इन करके दिखाइए, कौन से कैमरे पे देखना है। तो ये देखिए कैमरे में, ये देख रहे हैं आप, इफेक्टिव इमीडिएटली, ये 2 शब्द जो वो लिख रहे हैं, शहबाज शरीफ का ये पोस्ट है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इफेक्टिव इमीडिएटली, ठीक है। अब आप पलटिए और इसमें देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप, ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट देखिए, जूम इन कीजिए, 2 बार आपको लिखा हुआ दिखेगा, इफेक्टिव इमीडिएटली, इफेक्टिव इमीडिएटली। जैसे वो कहते हैं ना, थैंक्स फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, जो उनकी लास्ट लाइन है, उनका तकिया कलाम एक तरह से बन गया है, वैसे ही इफेक्टिव इमीडिएटली वो बार बार लिखते हैं। और यही हूबहू शहबाज शरीफ भी पोस्ट कर रहे हैं। वो अक्सर नियर फ्यूचर जैसे शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब इस पोस्ट में शहबाज शरीफ ने लिखा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक और पोस्ट जिसमें इफेक्टिव इमीडिएटली। तो ये कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि प्रमाण है एक तरह का कि पाकिस्तान ने कैसे अमेरिका से भेजे हुए पोस्ट को सीधा पोस्ट कर दिया। अमेरिका कहता है क्यों पाकिस्तान को चुना? अमेरिका कहता है कि वो ईरान को परमाणु हथियार इसलिए नहीं बनने देना चाहता क्योंकि ईरान में धार्मिक कट्टरवाद ज्यादा है।
वो आतंकी संगठनों को खुला समर्थन करता है, उसकी नीतियां दुनिया की शांति के लिए खतरा बन सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान का क्या? और ये सवाल आज हम अमेरिका से पूछना चाहते हैं। और इजराइल ने भी इसके लिए हामी भरी है, बावजूद इसके कि आतंकवाद के खिलाफ इजराइल और भारत गाढ़ी दोस्ती, जॉइंट ऑपरेशंस, मिलकर आतंकवाद के खिलाफ काम करने की बात करते हैं। तो आज सुने अमेरिका, सुने इजराइल, पाकिस्तान तो वही देश है ना जहां अमेरिका ने 9/11 के मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन को ढूंढकर मारा था। पाकिस्तान वही देश है ना जहां तालिबान के लड़ाकों को शरण मिली। पाकिस्तान वही देश है ना जहां आज भी अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित 30 से ज्यादा आतंकवादियों को शरण मिली हुई है, और किसी और ने प्रतिबंध इन पर नहीं लगाया है, अमेरिका ने लगाया है। जहां आज भी 80 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, जहां से राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या करने के लिए ईरान ने एक जासूस को अमेरिका भेजा। ये सब अमेरिका के दावे हैं। ये वही पाकिस्तान है ना जिसने अपने न्यूक्लियर हथियारों को इस्लामिक हथियार कहा था। जिन पैमानों पर अमेरिका ईरान को खतरनाक मानता है, उन सभी पैमानों पर पाकिस्तान की हालत उससे भी ज्यादा खराब है। हाँ, एक फर्क जरूर है, जहां ईरान अडिग खड़ा है वहां पाकिस्तान बूट पॉलिश करने को तैयार होता है, और उनका ये बूट पॉलिश पीएम किसी के भी जूते पॉलिश कर सकता है अगर उसको अपना फायदा दिखता है, और ऐसा ही मुल्ला मुनीर करने को तैयार है। शायद यही वजह है, और यही वजह है कि पाकिस्तान को इस युद्ध में मैसेंजर बनाया गया, और ऐसा करके पाकिस्तान अपने आतंकी कारनामों को छिपा लेता है। इस पर हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। आज पाकिस्तान इस सीज फायर में अमेरिका की कठपुतली बनकर इसलिए खुश है क्योंकि पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है, उसे शांति चाहने वाला देश माना जा रहा है। सच क्या है? सच तो यह है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए ईरान से भी बड़ा खतरा है, और इसीलिए हमारी ये बात जो आज हम आपको कह रहे हैं, आज की तारीख और रात 9:30 पर इस बात को नोट कर लीजिए। पाकिस्तान ईरान से भी बड़ा खतरा है इस दुनिया के लिए, और इसीलिए आज ये सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिर पाकिस्तान को ही क्यों चुना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी ये सीज फायर वेंटिलेटर पर है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि इसके लिए जनरल मुनीर शहबाज शरीफ को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अब सोचिए, अगर ट्रंप ने ये सुन लिया, पाकिस्तान का क्या हाल करेंगे? सुनिए क्या बोल रहे हैं वहां पर चैनल पर। अब शहबाज शरीफ तो सीज फायर का क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन अमेरिका उनकी अच्छे से धुलाई भी करा। अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ कभी ये बातचीत हुई ही नहीं कि लेबनान भी सीज फायर की डील का हिस्सा होगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कह रहे हैं कि ना तो लेबनान इस युद्ध विराम का हिस्सा है, ना ही आगे उसे इसका हिस्सा माना जाएगा। सुनिए जेडी वैंस को। लंबे समय के बाद, इस युद्ध की शुरुआत के बाद, आपने जेडी वैंस को खुलकर इस पर बोलते देखा होगा, और वो लेबनान के मुद्दे पर बोलने आए, एक तरह से पाकिस्तान को ये बताने के लिए सामने आए कि कौन सा दावा, लेबनान की तो चर्चा नहीं हुई। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को झूठा बता रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ये कहने लगा है कि इस डील में लेबनान भी शामिल था। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख, जिन्होंने CNN को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि सीज फायर के समझौते में लेबनान का जिक्र था। अमेरिका को यह बात पता थी कि अगर ईरान में युद्ध विराम लागू होगा तो लेबनान में भी इसे लागू करना होगा, लेकिन अमेरिका अभी इस बात को मानने से साफ इनकार कर रहा है, जिसके कारण इस सीज फायर का ज्यादा दिन टिकना बहुत मुश्किल है। ईरान ने अमेरिका से यह कहा है कि उसके पास इस युद्ध विराम को जारी रखने के लिए सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो वो सीज फायर को चुने या वो इजराइल को चुने। ईरान का कहना है कि अमेरिका 2 नावों में सवार नहीं हो सकता। अब ईरान धमकी दे रहा है कि इन शर्तों को तोड़कर अमेरिका ने सीज फायर को कमजोर कर दिया। अगर ऐसा ही रहा तो ये सीज फायर खत्म हो जाएगा और ईरान इस्लामाबाद में होने वाली बैठक से पीछे हट जाएगा। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रेजा मुखदम ने आज एक पोस्ट किया था, जिसमें यह बताया था कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाला है, लेकिन बाद में इस पोस्ट को उन्होंने डिलीट कर दिया। इससे ये सवाल उठा कि क्या ईरान अब बातचीत से पीछे हट सकता है, और क्या शर्तों के उल्लंघन के बाद ईरान इस बातचीत को अनरीजनेबल यानी तर्कहीन मान रहा है। अगर ऐसा है तो इस सीजफायर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये एक कागजी सीजफायर बनकर रह जाएगा, जिससे पाकिस्तान ने अपनी छवि को सिर्फ पॉलिश करने की कोशिश की। जिस सीजफायर में ईरान खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है, इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, अमेरिका ईरान की 10 शर्तों को फर्जी बता रहा है, सीजफायर को पाकिस्तान इस तरह से पेश कर रहा है जैसे उसने इस युद्ध को रुकवा दिया,
सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया, हॉर्मूज खुल गया, आवाजाही होने लगी और हमारे देश में कई लोग हैं ही ताली बजाने को। आज हम फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फोन करके इस सीजफायर की बधाई तक दी है। इसके अलावा दुनिया के कई देशों ने सीजफायर का स्वागत करते हुए पाकिस्तान को इसके लिए बधाई दी और पाकिस्तान भी काफी खुशियां मना रहा है कि पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि पाकिस्तान ने इस युद्ध विराम में रायता फैलाने का काम किया है और इस सीजफायर को अमेरिका और ईरान के लिए एक भूलैया बना दिया है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ये कह रहे हैं कि ये सीजफायर इसलिए हुआ क्योंकि ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्रीय मांगों के प्रस्ताव में से ज्यादातर मांगों को मान लिया। दूसरी तरफ ईरान जो ये कह रहा है कि सीजफायर तो इसलिए हुआ क्योंकि 10 सूत्रीय मांगों के प्रस्ताव को अमेरिका ने स्वीकार किया। अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी राग। आप अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस को सुनिए जो ये कह रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका को कुल 3 प्रस्ताव भेजे थे। पहला 10 सूत्रीय प्रस्ताव था जिसे अमेरिका के मुताबिक ईरान ने चैट जीपीटी से तैयार करवाया था। हमारे वो दर्शक जो चैट जीपीटी से बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते उन्हें बता दें कि दरअसल ये एक ऐप है जिसके जरिए आप प्रॉम्प्ट देते हैं कि भाई मुझे ऐसा ऐसा 10 सूत्रीय पॉइंट बना के दो। कंप्यूटर पर, कोई भी मोबाइल पर, सॉफ्टवेयर पर कोई ऐप है, उस ऐप पर चैट जीपीटी पर आप लिखेंगे तो उसी हिसाब से वो 10 पॉइंट का प्रोग्राम बनाकर दे देता है। मतलब अपना दिमाग नहीं लगाया। दूसरा प्रस्ताव ऐसा था कि जिसे अमेरिका ने चर्चा के काबिल माना। तीसरा प्रस्ताव ऐसा था जो पहले प्रस्ताव से भी ज्यादा खराब था और जिसे अमेरिका ने पहली नजर में ही खारिज कर दिया। ये जेडी वांस कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति, सुनिए। As I know, because I've been involved in this, there are 3 different 10-point proposals at least that I've seen floating around. The first 10-point proposal was something that was submitted, and we think, frankly, was probably written by ChatGPT, that was submitted to Steve Witkoff and Jared Kushner. That immediately went in the garbage and was rejected. There was a second 10-point proposal that was much more reasonable, that was based on some back and forth between us, between the Pakistanis, and between the Iranians. That is the 10-point proposal that the president was referencing in his truth yesterday. And then, frankly, I've seen a third 10-point proposal that's even more maximalist than the first 10-point proposal that's been floating around various social media channels. Now, here's what's interesting about all this, is that I've seen various organs, the New York Times, CNN, others, pick up and run the original 10-point proposal based on little more than a random Yahoo in Iran submitting it to public access television in the country of Iran, and then them saying that somehow represents the negotiating position of the government. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने भी कहा है कि ईरान ने जो 10 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था उसे राष्ट्रपति ट्रंप ने कूड़ेदान में फेंक दिया था। इनको भी सुन लीजिए। The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. With the president's deadline fast approaching and the United States military completely decimating Iran with each passing hour, the regime acknowledged reality to the negotiating team. They put forward a more reasonable and entirely different and condensed plan to the president and his team. President Trump and the team determined the new modified plan was a workable basis on which to negotiate and to align it with our own 15-point proposal.